इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स में से एक कंसेप्ट एटॉमिक मास को डिस्कस करेंगे। क्योंकि सभी मैटर एटम से बना हुआ है, तो अगर हम मैटर को सही तरीके से स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे लिए एटॉमिक मास के कुछ कंसेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम एटॉमिक मास को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम एवरेज एटॉमिक मास को स्टडी करेंगे और फिर आखिर में हम रिलेटिव एटॉमिक मास के कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे, जो कि एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है क्योंकि डिफरेंट बुक्स में इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस की गई हैं। लेकिन इस वीडियो में हम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की जो रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन ये सब कुछ डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी जो आपकी स्क्रीन पर जो ये एप्पल नज़र आ रहा है, क्या ये हल्का है या भारी? इस एप्पल को देखकर अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि ये तो एक हल्का सा एप्पल है, तो वो गलत है। और अगर कोई इस एप्पल को वज़नी कह रहा है तो वो भी गलत है। तो अगर दोनों आंसर्स ही रॉन्ग है तो कौन सा आंसर सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि पता नहीं। यानी आप सिर्फ एक एप्पल को देखकर किस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हल्का है या भारी, जब तक आप उसे किसी और चीज़ के साथ कंपेयर ना कर लें। यानी ये जो एप्पल है ये इस वाले एप्पल से तो हल्का है, लेकिन इस वाले एप्पल से भारी है। यानी किसी भी चीज़ के मास का अंदाज़ा लगाने के लिए हम उसे किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर या रिलेट करते हैं। मसलन अगर हमने इस एप्पल का रियल मास फाइंड करना है तो हम इसे एक वेट बैलेंस पर रख लेंगे और दूसरी साइड पर 1 किलोग्राम का बाट रखकर इसको तोल लेंगे। यानी इस केस में भी हम इस एप्पल को इस किलोग्राम के बाट से कंपेयर कर रहे हैं। और ये जो 1 किलोग्राम का बाट है इसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं। यानी इसका जो मास है वो 1 किलोग्राम है। स्टैंडर्ड यूनिट हम उसे कहते हैं जिसके साथ हम किसी दूसरी चीज़ को कंपेयर करते हैं और वो स्टैंडर्ड जो है वो कभी चेंज नहीं होता। जिस तरह इस केस में हम इस बाट के साथ इस एप्पल को कंपेयर करके इसका मास फाइंड कर रहे हैं। और किलोग्राम को हम स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ के मास को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट्स कोई इतने स्पेशल नहीं होते। यानी ऐसा नहीं है कि ये 1 किलोग्राम का बाट किसी आसमान से उतरा हो या किसी साइंटिस्ट ने सालों की रिसर्च के बाद कहा हो कि इस सारी दुनिया में यूज़ करने के लिए किलोग्राम जो है वो इस पत्थर के वजन के बराबर है। बल्कि ऐसे ही हम किसी भी चीज़ को एज अ स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं। यानी आज से काफ़ी साल पहले तोलने के लिए हम पत्थरों को यूज़ करते थे और फिर किलोग्राम का स्टैंडर्ड भी 18वीं सेंचुरी में फ्रेंच ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि 1 लीटर पानी के वजन के इक्वल था। अब जिसने किलोग्राम का वजन डिसाइड किया था ये उसकी मर्जी थी कि वो 1 लीटर पानी का वजन ले या 2 लीटर पानी का, और या वो पानी की बजाय 1 लीटर ऑयल का वजन 1 किलोग्राम पानी के बराबर कर दे। यानी स्टैंडर्ड यूनिट्स हम इंसानों ने खुद इन्वेंट और इंट्रोड्यूस करवाए हैं ताकि हम मैटर को मेजर कर सकें। और फिर ये सभी स्टैंडर्ड्स इक्वल नहीं है। यानी बड़ी चीज़ों का वजन करने के लिए हम किलोग्राम यूज़ कर लेंगे या उससे भी बड़ा कोई यूनिट यूज़ कर लेंगे, और छोटी चीज़ों का मास मेजर करने के लिए हम ग्राम यूज़ कर लेंगे या मिलीग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक ख़ास फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जितने भी यूनिट्स होंगे उन सब का आपस में कोई ना कोई रिलेशन लाजमी होगा, जिसके ज़रिए हम उस क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मसलन अगर हम किलोग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहें तो हम उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हम ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो हम ग्राम्स में कैलकुलेट किए गए मास को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ग्राम्स वाला मास किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह से हम ग्राम और मिलीग्राम को भी एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये बात तो समझ आ ही रही होगी कि किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम वगैरह एक ही स्टैंडर्ड के यूनिट्स हैं। यानी किलोग्राम बड़ा यूनिट है, उससे छोटा ग्राम और उससे छोटा मिलीग्राम। लेकिन हम दो डिफरेंट यूनिट्स में भी मास को कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी किलोग्राम और पाउंड मास को मेजर करने के दो टोटली डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, और हम इन दोनों को भी एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे जहन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हम आम मैटर का तो मास मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये सभी मैटर जिन एटम से मिलकर बना है उन एटम्स का भी कोई ना कोई मास होगा, और एटम्स को तो हम देख भी नहीं सकते, तो उसका मास हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं? यानी जो सबसे सिंपल एटम हाइड्रोजन है उसका मास भी 0.0000 काफ़ी सारे जीरो और फिर 167 ग्राम्स है। ये मास तो हमने अब जाकर बहुत एडवांस इक्विपमेंट से मेजर किया है। लेकिन जॉन डाल्टन ने आज से तकरीबन 200 साल पहले एटम्स का मास बगैर किसी हाईटेक इक्विपमेंट के किस तरह से मेजर कर लिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारी पिछली एग्जाम्पल में मिलेगा। यानी जाहिर सी बात है कि अगर हम भारी चीज़ों को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड्स भी बड़े ले रहे हैं तो एटम्स का वजन करने के लिए हमें स्टैंडर्ड्स भी एटम्स को ही लेना चाहिए। और यही बात उस वक्त डाल्टन और बर्जीलियस के जहन में आई, जिन्होंने एटम्स का मास फाइंड करने के लिए उन्हें दूसरे एटम्स के साथ कंपेयर किया। यानी डाल्टन ने अपने एटॉमिक मास स्केल में हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किया और उसका एटॉमिक मास 1 डिसाइड कर दिया। और 1961 से पहले एटॉमिक मास का यूनिट AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट था। फिर डाल्टन के बाद बर्जीलियस ने हाइड्रोजन की बजाय ऑक्सीजन को एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किया और बाकी सभी एटम्स को उसके साथ कंपेयर करके उनका मास कैलकुलेट किया जाने लगा। यानी अगर हम हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करें तो कार्बन का एटम हाइड्रोजन के एटम से 12 गुना वजनी होगा, ऑक्सीजन का एटम 16 गुना ज़्यादा मास रखेगा और नाइट्रोजन का एटम 14 गुना भारी होगा। लेकिन उस वक्त साइंटिस्ट ने जिन मेथड्स के जरिए इन एटम्स को कंपेयर किया, अभी हम उन डिफरेंट मेथड में से एक सिंपल सी एग्जांपल को ले लेते हैं और उसके जरिए इस एटॉमिक मास के कंसेप्ट को समझते हैं।
तो लेट्स से कि हमने पानी बनाना है, यानी ये तो हम जानते हैं कि पानी की एक यूनिट में, जिसको हम मॉलिक्यूल भी कहते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे और 1 ऑक्सीजन एटम होगा। और पानी को बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 18 ग्राम पानी को बनाने के लिए हमें अप्रॉक्सीमेटली 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड होगी और 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड होगी। और अगर हम इन दोनों को रिएक्ट करवाएं तो हमें 18 ग्राम पानी मिलेगा। यानी अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास को रेशियो में इंडिकेट करें तो वो कुछ ऐसे होगा। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि पानी के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन से 2 गुना ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो 18 ग्राम पानी बनाने के लिए जो एटम्स मिले हैं उनमें हाइड्रोजन के एटम्स ऑक्सीजन के एटम से 2 गुना ज़्यादा होंगे। लेकिन कंपैरिजन के लिए तो ज़रूरी है कि हम इक्वल चीज़ों को आपस में कंपेयर करें, तो हमें इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम से कंपेयर करना पड़ेगा। इसके लिए अगर हम हाइड्रोजन एटम्स के टोटल मास को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इक्वल एटम्स का मास आ जाएगा। यानी अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स इक्वल रेशो में हैं। और इस कंपैरिजन को देख के हमें पता लग रहा है कि ऑक्सीजन के एटम्स का मास हाइड्रोजन के एटम के मास से 16 गुना ज़्यादा है। यानी हम हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड ले रहे हैं और ऑक्सीजन के मास को उससे कंपेयर कर रहे हैं। और इस तरह 200 साल पहले डिफरेंट कंपैरिजन के मेथड से साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास, जिसे उस वक्त एटॉमिक वेट कहते थे, कैलकुलेट किया। और यही बेसिक है एटॉमिक मास की। फिर आइसोटोप्स की डिस्कवरी के बाद फिजिसिस्ट और केमिस्ट के दरमियान एक साइंटिफिक क्लैश की वजह से 1961 में ऑक्सीजन को चेंज करके कार्बन के C12 आइसोटोप को एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किया जाने लगा, जो कि अभी तक यूज़ हो रहा है। और AMU को भी चेंज करके यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कर दिया गया, जिसको U से रिप्रेजेंट किया जाता है। और C12 एटम को IUPAC ने 12 U का एटॉमिक मास असाइन कर दिया। और 1 U बराबर है C12 के मास के 12वें हिस्से के। ऐसा इसलिए किया गया ताकि एटॉमिक मास स्केल जो है वो 1 से शुरू हो सके। मसलन अगर ये हमारे पास कार्बन 12 का टोटल मास है और मैं 1/12 को ग्राफिकली समझाऊं, तो अगर हम इस सारे मास को 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो हर पार्ट 1/4 के इक्वल होगा। 8 हिस्सों में डिवाइड करें तो हर हिस्से का मास 1/8 के इक्वल होगा। और अगर हम 12 हिस्सों में डिवाइड करें तो वो मैथमेटिकली टोटल मास के 1/12 के इक्वल होगा। और हमने टोटल मास को 1/12 इसलिए किया ताकि हम अपने यूनिफाइड एटॉमिक मास स्केल को 1 से शुरू कर सकें और जो सबसे हल्का एटम है यानी हाइड्रोजन, उसको भी इस यूनिट से मेजर कर सकें। और अगर हम यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम्स के साथ रिलेट करना चाहें तो सबसे पहले तो हमें इस इक्वेशन में पुट करने के लिए एक कार्बन 12 एटम का मास पता होना चाहिए, जो कि इसके इक्वल है। और अगर हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो वो कुछ इस तरह से होगा। और अगर हम इसको इस इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करें तो हमारे पास एक U जो है वो 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स के इक्वल होगा, जो कि ऑलमोस्ट एक हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल है। और अगर हम ग्राम्स में दिए गए एटॉमिक मास को यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इस फैक्टर से उसे डिवाइड कर देंगे, जिस तरह हम यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस कैलकुलेशन में हाइड्रोजन का मास ऑलमोस्ट 1.00 के इक्वल आ रहा है। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कैलकुलेट करें तो वो ऑलमोस्ट 15.99 U के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि हर एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स का एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, क्योंकि उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं और एटम्स का टोटल मास इन्हीं पर डिपेंड करता है। इसलिए इनके कम या ज़्यादा होने से एटॉमिक मास भी चेंज हो जाएगा और एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स का एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होगा। अब जबकि हमने एटॉमिक मास के कंसेप्ट को कवर कर लिया है, तो अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट एवरेज एटॉमिक मास को अंडरस्टैंड करते हैं। और इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस एग्जांपल को देखते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास क्लोरीन एलिमेंट के 100 एटम्स पड़े हुए हैं और क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स मोस्ट कॉमन हैं, यानी क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। और आइसोटोप्स की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट के लिए एक और न्यू प्रॉब्लम पैदा हो गई थी, और वो ये थी कि किसी भी सैंपल में कितने एटम्स क्लोरीन 35 के होंगे और कितने एटम्स क्लोरीन 37 के होंगे। फिर इसके साथ ही क्योंकि इन दोनों आइसोटोप्स का एटॉमिक मास भी डिफरेंट है, तो इससे सारे सैंपल के एटम्स का टोटल मास भी चेंज हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने काफ़ी एडवांस रिसर्च के बाद ये पता लगाया है कि किसी भी सैंपल में एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं वो किस एग्जैक्ट रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं। यानी अगर हमारे पास 100 क्लोरीन एटम्स हों तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इनमें से 76 एटम्स जो हैं वो क्लोरीन 35 के होंगे और 24 एटम्स जो हैं वो क्लोरीन 37 के होंगे। और इस कंसेप्ट को हम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स कहते हैं। यानी अगर हम रिलेटिव अबंडेंस को डिफाइन करें तो यह हर आइसोटोप की किसी भी सैंपल में परसेंटेज अमाउंट होती है। मसलन हम खाने में जो नमक यूज़ करते हैं जिसका केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड है, उसके एक यूनिट में एक एटम सोडियम का होगा और एक एटम क्लोरीन का होगा। और अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड के 100 पार्टिकल्स हों तो उनमें से 76 पार्टिकल्स में सोडियम के साथ क्लोरीन 35 आइसोटोप होगा और 24 पार्टिकल्स में सोडियम के साथ 37 मास नंबर वाला आइसोटोप होगा। ये रिलेटिव अबंडेंस तो सिर्फ 100 एटम्स के एक थ्योरेटिकल सैंपल में थी, लेकिन रियल सैंपल में इनसे कई ज़्यादा एटम्स होते हैं। और अगर हम रियल सैंपल्स के साथ रिलेटिव अबंडेंस कैलकुलेट करें तो तभी हमें सही वैल्यू मिलेगी। यानी क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 की रियल रिलेटिव अबंडेंस जो है वो ये है। और इसी तरह दूसरे एलिमेंट्स के भी जितने भी आइसोटोप्स हैं उनकी भी एक खास रिलेटिव अबंडेंस होती है जिसके हिसाब से वो सैंपल्स में एग्जिस्ट करते हैं।
चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर ली और हमें पता लग गया कि अगर हमारे पास किसी भी एलिमेंट का एक सैंपल हो तो हमें कैसे पता लगेगा कि इस सैंपल में सभी आइसोटोप्स किस हिसाब से उसमें प्रेजेंट हैं। लेकिन अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इन सभी आइसोटोप्स का एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है। तो अब हम किस तरह से उस सारे सैंपल का टोटल मास कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए भी हमारे पास एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है एवरेज का। यानी हम सभी आइसोटोप्स के रिलेटिव अबंडेंस और एटॉमिक मास लेंगे और इन सब को इस फार्मूले में पुट कर देंगे। इस फार्मूला में हम एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं उन सब के एटॉमिक मास को रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करने के बाद सभी वैल्यूज़ को ऐड करके 100 से डिवाइड कर रहे हैं और हमें जो है उस सैंपल का एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो अगर हम इसे डिफाइन करें तो ये किसी भी एलिमेंट के सभी आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस का उनकी रिलेटिव अबंडेंस के हिसाब से एवरेज एटॉमिक मास है, जो कि उस सैंपल में प्रेजेंट तमाम आइसोटोप्स के टोटल मास की अंडरस्टैंडिंग देता है। और अगर किसी एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स हैं तो हम उसके तीसरे आइसोटोप के एटॉमिक मास और रिलेटिव अबंडेंस को इस फार्मूले में पुट करके एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेंगे। यानी इस फार्मूला में हम एक एलिमेंट के सभी आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस और रिलेटिव अबंडेंस पुट कर देंगे और उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेंगे। फिर लास्ट कंसेप्ट जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट। क्योंकि डिफरेंट बुक्स में इस कंसेप्ट की डिफरेंट डेफिनेशन लिखी हुई हैं, तो इस वीडियो में हम सिर्फ वो डेफिनेशन यूज़ करेंगे जो कि IUPAC की अपनी डेफिनेशन है। IUPAC एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि केमिस्ट्री के रिलेटेड मैटर्स को हैंडल करती है। तो IUPAC के अकॉर्डिंग रिलेटिव एटॉमिक मास एलिमेंट्स के आइसोटोप्स के एवरेज एटॉमिक मास और यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट के दरमियान की रेशियो है। शायद आपको ये काफ़ी कम्प्लेक्स डेफिनेशन लग रही हो, लेकिन ये असल में हमें सिर्फ एक मैथमेटिकल रेशियो बता रही है। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट को तो हमने एटॉमिक मास के कंसेप्ट में डिस्कस कर ही लिया था, जो कि कार्बन 12 एटम के टोटल मास के 1/12 पार्ट के बराबर है। तो अगर हम एवरेज एटॉमिक मास और यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट की रेशियो को मैथमेटिकली लिखें तो वो कुछ इस तरह से होगा। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करें तो ये इक्वेशन मिलेगी और अगर इस इक्वेशन को भी सॉल्व करें तो रिलेटिव एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास के इक्वल हो जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एवरेज एटॉमिक मास का यूनिट यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट है, लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं है। यानी ये एक यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है। और केमिकल कैलकुलेशंस में हम आमतौर पर एवरेज एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास यूज़ करते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास एलिमेंट की सिर्फ एक आइसोटोप के मास को रिप्रेजेंट करता है। और जैसा कि हमने एवरेज एटॉमिक मास में देखा था कि जो भी हम सैंपल लेंगे वो असल में एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटोप्स का मिक्सचर होता है। तो इसलिए मिक्सचर को स्टडी करने के लिए एटॉमिक मास यूज़ करना सही नहीं है, बल्कि हम केमिकल कैलकुलेशन में उस मिक्सचर में मौजूद एलिमेंट्स का एवरेज एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास यूज़ करते हैं ताकि रिजल्ट सही आ सके। रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट को कुछ बुक्स में डिफरेंट तरह से डिफाइन किया गया है, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग है। यानी कुछ बुक्स में रिलेटिव एटॉमिक मास को एलिमेंट के सिर्फ एक एटम के मास से रिलेट किया गया है। फिर कुछ बुक्स में एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास को आपस में कंफ्यूज कर दिया गया है और रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट यू या AMU बताया गया है। सिर्फ कुछ ही बुक्स में रिलेटिव एटॉमिक मास को सही से डिफाइन किया गया है, जैसा कि ये O लेवल्स की बुक में रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन जो है वो IUPAC की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। क्योंकि अगर हम देखें तो सभी मासेस जो हैं वो रिलेटिव ही हैं, क्योंकि हम उसे किसी दूसरे स्टैंडर्ड से कंपेयर करके मेजर करते हैं। लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास में एलिमेंट्स के एवरेज एटॉमिक मास को हम C12 के मास से कंपेयर करते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जनरली हम एवरेज एटॉमिक मास को एटॉमिक मास ही कहते हैं। हालांकि टेक्निकली एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास में बहुत डिफरेंस है, लेकिन क्योंकि एटॉमिक मास बहुत कम यूज़ होता है और ज़्यादातर हम केमिकल कैलकुलेशंस में एवरेज एटॉमिक मास ही यूज़ करते हैं, तो बार बार यूज़ होने की वजह से एवरेज एटॉमिक मास को एटॉमिक मास से रिप्लेस कर देते हैं। और पीरियोडिक टेबल में भी एलिमेंट्स के साथ एवरेज एटॉमिक मास ही मेंशन किया जाता है, ना कि सिंपल एटॉमिक मास। तो इसलिए ये बात याद रखें कि जनरली हम केमिकल कैलकुलेशंस करते वक्त एटॉमिक मास मेंशन करें तो इसका मतलब होता है कि हम एवरेज एटॉमिक मास यूज़ कर रहे हैं, जब तक कि ये ना मेंशन हो कि हम किसी एक एलिमेंट के एक खास आइसोटोप का एटॉमिक मास ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने कोशिश तो की है कि इन सभी कंसेप्ट्स को आसान और बेसिक वे में समझाऊँ, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम एटम्स की एक और टाइप आइंस के बारे में डिस्कस करेंगे और केटाइंस और एनाइंस के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।